चालू है। पंखा चालू कर दीजिए यार, यार जो भी है। आवाज नहीं आवाज वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। आज हम स्टार्ट करेंगे भैया रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि उपापचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है, पुराने चैप्टर का आपको जो है प्रैक्टिस सेट, एक्सरसाइज सेट जो है वो आपको आज या कल में अवेलेबल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाकी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, है ना। बाकी जो केमिस्ट्री होती है उसको पढ़ने के लिए आपको रेडॉक्स के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना आना चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण तथा अपचयन, तो क्या होता है भैया रेडॉक्स? रेडॉक्स का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ में होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो और दोनों साथ साथ हों, तो ऐसी रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, उनको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, रिडक्शन बोलते हैं भैया अपचयन को, ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं, ठीक है, एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। बड़ा अच्छा चैप्टर है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बाकी चैप्टर पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा ये। रेडॉक्स में आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना आना चाहिए। 100%, मैं नहीं कहूंगा 200% आपको एग्जाम में सवाल मिलेगा, ऑक्सीकरण अंक का कोई ना कोई सवाल आपको मिलेगा। आइए आगे बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब रेडॉक्स में दो चीजें आ गई भैया, एक ऑक्सीकरण आ गया, एक अपचयन आ गया। तो हम वन बाय वन दोनों को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भैया ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। तो पहले आ जाते हैं हम ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीकरण क्या होता है, फिर आपको मैं कंपैरेटिवली बताऊंगा, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन। ऑक्सीकरण इंग्लिश में बोलते हैं भैया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीकरण का एक सिंपल सा मतलब होता है, अगर किसी तत्व से ऑक्सीजन आके जुड़ जाए या कोई ऋण विद्युतीय तत्व आके जुड़ जाए, ऋण विद्युतीय में आपको पढ़ा चुका हूं, विद्युत ऋणता जिसकी ज्यादा हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, अगर ऐसा कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से जुड़ जाए तो उस तत्व का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण की एक सिंपल परिभाषा है, क्या परिभाषा भैया, कि अगर किसी तत्व से क्या जुड़ता हो, ऑक्सीजन का जुड़ना, सिंपल सी डेफिनेशन है। किसी तत्व से ऑक्सीजन, कोई जरूरी नहीं है ऑक्सीजन ही हो, या फिर कोई ऋण विद्युतीय तत्व, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा हो, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसी उच्च विद्युत ऋणी जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, है ना, जो उच्च विद्युत ऋणता वाले होते हैं, उनका जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये है Fe और Fe में हमने ऑक्सीजन को जोड़ दिया, Fe प्लस हाफ O2 और हमने बना दिया FeO।
इसका मतलब यहाँ पे लोहे में Fe में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हम कह देंगे कि ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जैसे Mg प्लस हाफ O2, Mg प्लस हाफ O2 से बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन होना कोई जरूरी नहीं है भैया, कोई ऋण विद्युतीय तत्व भी जुड़ सकता है, जैसे कि Fe है और Fe के साथ में Cl2 जुड़ गया, Fe के साथ में Cl2 जुड़ गया और बन गया FeCl3, FeCl2 सॉरी। इसका मतलब इस अभिक्रिया में भी Fe का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण ही हुआ है। ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है किसी तत्व से ऑक्सीजन का या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो हम कह देंगे यहां पर कार्बन का क्या हुआ है, यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण हुआ है। बात समझ में आ गई। दूसरा, अगर मान लो ऑक्सीजन ना हो या कोई दूसरी चीज आ जाए, ना कोई ऋण विद्युतीय तत्व, कोई अलग ही चीज आ गई, तो हम एक और परिभाषा देंगे कि ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही तो हाइड्रोजन निकलेगा। क्या होगा, हाइड्रोजन का निकलना। और हाइड्रोजन होता है भैया धन विद्युतीय, तो हम यूं भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निकलना भी ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का या धन विद्युतीय तत्व का निकलना, किसी तत्व से हाइड्रोजन का या धन विद्युतीय तत्व का निकलना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट धन विद्युतीय तत्व का निकलना, रिलीज होना, निकलना, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट का निकलना, अपचयन के जो है ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन होगा या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना, निकलना जो होता है, उसको भी हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे भैया देखिएगा बोर्ड पे, ये है CH4 और CH4 से एक बन गया C और एक बन गया 2H2। इसका मतलब पहले कार्बन में हाइड्रोजन थे, लेकिन आगे कार्बन अकेला रह गया, हाइड्रोजन उसमें से निकल गए, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर CH4 जो है उसमें कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो हाइड्रोजन का निकलना, जैसे ये है अमोनिया NH3, और अमोनिया में से हाइड्रोजन निकाल दिया हमने, 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। अमोनिया में से हाइड्रोजन निकला, तो हम कह देंगे यहां पर नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। बात समझ में आ गई। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हम कह देंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एक और बात भैया, जब भी कभी ऑक्सीकरण होता है, तो ये दो परिभाषाएं तो ठीक है भैया, ऑक्सीकरण हमें समझ में आ गया। अब कहीं पर ऐसा होता है कि ना तो हाइड्रोजन जुड़ रहा, नहीं तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ना हाइड्रोजन निकल रहा है, वहां पर कुछ अलग ही क्रिया होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आधुनिक परिभाषा है, लेटेस्ट डेफिनेशन है ऑक्सीकरण की, कि किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहलाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन के निकलने को हम वी इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वी इलेक्ट्रॉनी, वी मींस डी इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन ऑक्सीकरण का एक दूसरा नाम है, इसे वी इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। डी इलेक्ट्रोनेशन या वी इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। तो ऑक्सीकरण का एक और नाम होता है डी इलेक्ट्रोनेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। बोलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे सर एग्जाम्पल बताइए, लाइक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में ना तो ऑक्सीजन जुड़ा, ना हाइड्रोजन निकला, मैग्नीशियम ने क्या किया भैया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए मतलब ऑक्सीकरण हो गया। ये आपका बेस बनाएगा भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जीआईसी वालों ध्यान से सुन लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस बनाएगा रेडॉक्स, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड ही किस पे है, रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है ना, रेडॉक्स होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा। तो यहाँ पे इसको आप ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे ये है, मान लीजिए Cl माइनस है, 2Cl माइनस,
Cl माइनस ने बना दिया Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गए, तो हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पर Cl माइनस का Cl2 में ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन था और उसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई भैया? जैसे Fe+2 है और Fe+2 से Fe+3 बन गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो हम कह देंगे कि ये Fe+2 का ऑक्सीकरण हो गया भैया, किसमें? Fe+3 में। उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, Fe+3 बन गया किससे? Fe+2 से। तो हम कह देंगे, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनावेश आता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण होने पर ऋणावेश आता है। तो आप यहां से एक और चीज बोल सकते हो कि जब भी किसी तत्व का ऑक्सीकरण होगा, भैया देखिएगा बोर्ड पे, जब भी किसी तत्व का ऑक्सीकरण होगा, आप देख सकते हो धन संयोजकता क्या हो रही है? बढ़ रही है। पॉजिटिव वैलेंसी बढ़ रही है, नेगेटिव वैलेंसी देखो आप कम हो रही है, पहले थी अब नहीं है। तो धन संयोजकता में वृद्धि, पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज, नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव वैलेंसी क्या होती है? डिक्रीज होती है जब भी किसी तत्व का ऑक्सीकरण होता है। तो ये लास्ट पॉइंट ध्यान रखना भैया, जब भी किसी का ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण में क्या चीज, क्या घटना घटित होगी, ये ध्यान रखना। जब भी ऑक्सीकरण होता है तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज, धन संयोजकता क्या होगी? बढ़ेगी। नेगेटिव वैलेंसी, ऋण संयोजकता क्या होगी? कम होगी। और एक वर्ड और ध्यान रखना जो मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी आपको, वो है ऑक्सीकरण। सबसे बेस्ट तरीका यही है ऑक्सीकरण अपचयन पहचानने का। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? बढ़ेगा। जब भी किसी तत्व का ऑक्सीकरण होगा, धन संयोजकता में वृद्धि होगी, ऋण संयोजकता में कमी होगी और ऑक्सीकरण अंक उसका बढ़ेगा। ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना सबसे बेस्ट पॉइंट यही है। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ये चीज वापस बताऊंगा, देखो ये ऑक्सीकरण ऐसे होता है, ये अपचयन ऐसे होता है, वो बहुत इजी हो जाएगा। आपको कुछ नहीं सोचना है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, भले कोई जुड़ रहा हो, फलाना ढींगना, आपने कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ ऑक्सीकरण अंक से बता दूंगा कि देखो ये अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हुआ, ये अभिक्रिया में अपचयन हुआ। बात समझ में आ गई? आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? सवाल भी साथ में बता रहा हूं आपको, निम्न में से कौन सी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक रेडॉक्स पहचानना है। या कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन फाइंड करना है। ये पॉइंट समझ में आया? ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है। अब आते हैं अपचयन की बारी। अपचयन क्या होता है? तो पॉइंट नंबर बी, रिडक्शन का मतलब समझो, फिर मैं आपको रेडॉक्स का मतलब और ऑक्सीकरण अंग का मतलब बताऊंगा। अपचयन, अपचयन बोलते हैं हम किसको? रिडक्शन को। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। क्या बोलेंगे भैया? ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा कर डालिए। ऑक्सीकरण में क्या था? ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहां पर ऑक्सीजन निकलेगा या ऋण विद्युतीय तत्व निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा या धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा। कंफ्यूज कहीं नहीं होना है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना, बस इतना ध्यान रखो। बाकी अपने आप उल्टा उल्टा करते जाओगे, उल्टा पुल्टा, तो अपने आप आते जाएंगे सब कुछ। बात समझ में आ गई? अपचयन का मतलब हो गया किसी तत्व से, किसी तत्व से, किसी तत्व से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम एन एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे सर उदाहरण बताओ, बताने की जरूरत ही नहीं है, जो ऑक्सीकरण के उदाहरण थे उनको पलट दो। पलट दो मतलब कैसे सर? हमारे पास MgO था, हमने MgO को वापस तोड़ दिया, Mg बना दिया और हाफ O2 बना दिया, निकल गया भैया उसमें से ऑक्सीजन। हमारे पास जैसे FeCl2 था, हमने FeCl2 को पलट दिया, Fe अलग कर दिया, Cl2 बाहर निकाल दिया, ऋण विद्युतीय तत्व निकल गया। निकल रहा है ना? देखो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग कर दिया, क्या हो गया? ये सब कुछ अपचयन हो गया। ऑक्सीकरण का उल्टा होता है बस अपचयन। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जुड़ता है, अपचयन में ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, यानी ऑक्सीजन क्या होगा? निकलेगा। बात समझ में आ गई?
दूसरी परिभाषा और बनाए। चलो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, किसी तत्व से हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी तत्व से H हाइड्रोजन का जुड़ना, H का जुड़ना, ठीक है, हाइड्रोजन का या धन विद्युती तत्व का। धन विद्युती क्या होते हैं सर, मेटल होते हैं, धातु होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। धातुओं का जुड़ना भी क्या होगा, अपचयन होगा। तो हाइड्रोजन या धन विद्युती तत्व, धन विद्युती तत्व का जुड़ना, धन विद्युती तत्व का जुड़ना, एडिशन होना, जुड़ना क्या कहलाता है, जुड़ना अपचयन कहलाता है। बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऋण विद्युती तत्व। सर उदाहरण बताओ, वही उदाहरण उल्टा कर दो, जो ऑक्सीकरण के थे उनको पलट दो। जैसे कार्बन में 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, C+2H2, ये कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया CH4। यहां पर कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसका मतलब इस अभिक्रिया में कार्बन का क्या हो गया, अपचयन हो गया। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जोड़ दिए हमने, N2+3H2 और 2NH3 बन गया, 2NH3 बन गया, मतलब नाइट्रोजन का इस अभिक्रिया में क्या हो गया, अपचयन हो गया। बोलो बात समझ में आई। मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूं, उससे बेस्ट तरीका ही नहीं है, क्योंकि आप कहीं कहीं हो सकता है गलती करो। चलो मैं आपको गलतियां बताता हूं। पहले आप बताइएगा भैया, ये मेरी कोई अभिक्रिया है, मैग्नीशियम है और उसमें हाइड्रोजन जुड़ा, मैग्नीशियम में हाइड्रोजन जुड़ा, मैग्नीशियम हाइड्राइड बना MgH2। आप में से कोई भी प्लीज बताइएगा, यहां मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन हुआ, बताइए भैया। जो परिभाषाएं हैं आपको मैंने सामने खोल के रख दी है। यहां पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ, यू कैन टाइप OXI ऑक्सी, और RED यानी कि रिडक्शन। पूरा मत लिखिए, सीधा OXI मतलब समझ जाएंगे कि ऑक्सीकरण की बात कर रहे हो आप। RED का मतलब रिडक्शन, मतलब आप रिडक्शन यानी अपचयन की बात कर रहे हो। तो बताइएगा भैया, Mg+H2 MgH2 में मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन हुआ। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बातें आती हैं जो आप एग्जाम में हो सकता है मे बी गलत करके आ जाओ भैया, ध्यान रखना। Mg+H2, शैलेंद्र जी बता रहे हैं, रेणु जी बता रहे हैं सर अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। यस, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है मैग्नीशियम में, हाइड्रोजन मैग्नीशियम में जुड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्योंकि सर आपने तो परिभाषा भी यही लिखवाई है कि मैग्नीशियम में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। नहीं होगा भैया, ये ऑक्सीकरण है। मैंने कहा ना, आप अच्छे से पढ़ो, मैं अच्छे से बढ़िया से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, बस आप अच्छे से पढ़ना उसको। यहां पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। भैया ये अपचयन नहीं है। सर ये क्यों नहीं है अपचयन, ऑक्सीकरण, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होगा, अपचयन नहीं होगा। आई ना इंटरेस्टिंग सी बात, कि अपचयन कैसे कर दिया सर। परिभाषा तो ये है, हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो अपचयन होगा, हाइड्रोजन जोड़ के आप ऑक्सीकरण बोल रहे हो, ऐसा कैसे। तो यही बातें अपने को सीखनी है। आओ मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये सब जो है ना रट्टाफिकेशन है, सब बर्बाद है, सब बकवास है। रट्टा बिल्कुल नहीं मानना है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। ये है A और ये है B, और ये मिलके आगे कुछ भी बना रहे हो, मान लो जैसे A या B बना रहे, ये ऑक्सीकरण है भैया। क्लियरली मैं बताऊंगा आपको ये ऑक्सीकरण कैसे है, देखना बोर्ड पे। आप इतना ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए विद्युत ऋणता A की कम है और विद्युत ऋणता B, इसलिए मैंने आपको पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ाया। क्यों, क्योंकि बार बार विद्युत ऋणता शब्द आएगा तो आपको पहले से क्लियर रहे कि सर क्या बोल रहा है। विद्युत ऋणता B की मान लो ज्यादा है A से, तो हमेशा ध्यान रखना भैया, जब कोई ज्यादा विद्युत ऋणता वाला कम विद्युत ऋणता वाले में जुड़ता है तो कम विद्युत ऋणता वाले का हमेशा ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, हमेशा ऑक्सीकरण होगा, और ज्यादा विद्युत ऋणता वाले का हमेशा अपचयन होगा। बात खत्म, रिडॉक्स खत्म, रिडॉक्स खत्म, इस पे रिडॉक्स बेस्ड है। अधिक विद्युत ऋणता वाला जो कम विद्युत ऋणता वाले में जुड़ता है तो कम विद्युत ऋणता वाले का हमेशा ऑक्सीकरण होता है। आइए, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, सर हाइड्रोजन की ज्यादा है। मैग्नीशियम तो धातु है, धातु की विद्युत ऋणता तो कम होती है, इसका मतलब मैग्नीशियम एक ज्यादा विद्युत ऋणी है और ये कम विद्युत ऋणता वाले में जुड़ रहा है,
तो कम विद्युत ऋणता वाले का क्या होगा, अपचयन होगा। बस ये सब में अप्लाई कर सकते हो। याद देखो, कार्बन और हाइड्रोजन, किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, सर कार्बन की ज्यादा है, तो हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणता वाले में जुड़ रहा है, तो जिसकी विद्युत ऋणता कम है, जिसकी विद्युत, हाइड्रोजन जो है ना वो अधिक विद्युत ऋणता वाला, कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, मतलब अधिक विद्युत ऋणता वाले में जुड़ रहा है, तो जो अधिक विद्युत ऋणता वाले होगा उसका क्या हो जाएगा, अपचयन। तो यहाँ पर कार्बन का हमने अपचयन बोला, जबकि यहाँ पर मैं मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण बोल रहा हूं। आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी किसी धातु से कोई हाइड्रोजन जुड़ता हो तो वो हमेशा धातु का ऑक्सीकरण करेगा। क्या कह रहा हूं, धातु हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, धातु हाइड्राइड, यानी धातु के साथ जब भी कोई हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हमेशा ध्यान रखना भैया, प्रक्रम कैसा होगा, वो हमेशा एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, अपचयन नहीं होगी। बोलो, इज दैट क्लियर, समझ में आया लॉजिक क्या लगाया मैंने यहाँ पे। चलिए, दो परिभाषाएं बताई, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। उसमें ये स्पेशल केस ध्यान रखना, क्योंकि कहीं कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार भैया किसका ऑक्सीकरण करूं, किसका अपचयन करूं, आपको दिखाई नहीं दे, दुविधा में पड़ जाओ। मेरी ये ट्रिक याद रख लेना, अधिक विद्युत ऋणता वाला जो कम विद्युत ऋणता वाले में जुड़ता है, तो कम विद्युत ऋणता वाले का ऑक्सीकरण, अधिक विद्युत ऋणता वाले का अपचयन होगा। क्योंकि मैं तो आपको 1000 तरीके से फंसा सकता हूं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बोलिए भैया, Cl2 प्लस I2, Cl2 प्लस I2 और 2ICl बन रहा है। क्या आप बता सकते हो इस 2ICl बनने में किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ? बोलो बेटा, बोलो भैया, बता सकते हो किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ? आप कैसे बताओगे? दोनों ही ऋण विद्युतीय तत्व है, क्लोरीन भी ऋण विद्युतीय है, आयोडीन भी ऋण विद्युतीय है। तो अब आपको विद्युत ऋणता देखनी पड़ेगी। विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है? सर विद्युत ऋणता ज्यादा होती है किसकी? क्लोरीन की। क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है आयोडीन से। इसका मतलब ये क्लोरीन जब आयोडीन में जुड़ेगा तो आयोडीन का तो क्या होगा भैया, आयोडीन का क्या होगा, कम विद्युत ऋणता वाले का ऑक्सीकरण होगा और अधिक विद्युत ऋणता वाले का अपचयन होगा। ऐसे पता लगाते हैं ऑक्सीकरण को और अपचयन को। बोलो भैया, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ हाँ, कहीं कहीं आप फंस जाओगे, कोई ऑक्सीजन ही नहीं होगा, कोई हाइड्रोजन ही नहीं होगा, क्या करोगे? ये याद रख लेना इसको। ज्यादा विद्युत ऋणता वाले का हमेशा अपचयन होता है और कम विद्युत ऋणता वाले का हमेशा ऑक्सीकरण होता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ Cl का अपचयन होगा और आयोडीन का यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने बताया, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, निकलना अगर ऑक्सीकरण है तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो एक और परिभाषा आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो इसका मतलब वहां पर उसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, अपचयन कहलाता है। किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है मतलब वहां पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल वापस लेते हैं, Cl था, Cl में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया और Cl माइनस बन गया। क्या हो गया यहाँ पर, Cl का अपचयन हो गया। ये था एक इलेक्ट्रॉन जुड़ना, Na प्लस है, Na प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, क्या बन गया, Na बन गया। Fe+2 है, Fe+2 में दो इलेक्ट्रॉन जुड़ गए और दो इलेक्ट्रॉन जुड़कर Fe बन गया। क्या हो गया, अपचयन हो गया। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इसलिए अपचयन को हम इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपचयन को? अपचयन को हम इलेक्ट्रोनेशन या इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। तो अपचयन बोल दो या इसको इलेक्ट्रॉनीकरण बोल दो, बात एक ही है। ओके, आगे बढ़ाते हैं इसको। ये हो गया आपका अपचयन। तो अब आप एक पॉइंट खुद ही बना सकते हो। देखो, जैसे हमने देखा कि जब ऑक्सीकरण हुआ तो धन संयोजकता बढ़ी, ऋण संयोजकता कम हुई, ऑक्सीकरण अंक बढ़ा, मैंने लिखवाया आपको। अब की बार क्या हुआ है, अपचयन। देखो अब अपचयन में क्या हो रहा है, धन संयोजकता में कमी आ रही है, कम हो रही है नहीं हो रही है? हाँ सर, हो रही है। ऋण संयोजकता देखो बढ़ रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? हाँ सर, बढ़ रही है। ऋण संयोजकता बढ़ रही है, धन संयोजकता घट रही है। और ऑक्सीकरण अंक, जब भी अपचयन होगा ऑक्सीकरण अंक में कमी आएगी, उसे हम अपचयन कह देंगे। तो ध्यान रखना कि अपचयन में क्या होता है,
अपचेन में ये काम होगा भैया। जब भी किसी का अपचेन होगा, धन संयोजकता पॉजिटिव वैलेंसी कम होगी, नेगेटिव वैलेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, घटेगा। नेगेटिव वैलेंसी बढ़ेगी और ऑक्सीकरण अंक घटेगा। सर ये ऑक्सीकरण अंक क्या है, अभी अपन इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। हाँ, ऑक्सीकरण अंक पर आएंगे हमें, क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या स्पेशल केसेस हैं, क्योंकि ये पूरा ही ऑक्सीकरण अंक पर आधारित है। तो मेन चीज है ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गया ऑक्सीकरण क्या है, अपचेन क्या है। अब रेडॉक्स क्या होती है, जिनमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचेन भी होता है, और आपको ये फाइंड करना होगा कि किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड पे देखना, कुछ हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, उदाहरण दे दिया आपको, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। भैया अभी जो बता रहा हूं, जब मैं आपको ऑक्सीकरण अंक बताऊंगा, ये चीज आपके लिए मामूली हो जाएगी, पहचानना मामूली हो जाएगा। देखते ही आप कह दोगे अरे यार इसका ऑक्सीकरण, इसका अपचयन, बस देखने का काम है उसको। इतना मामूली बना देंगे इसको कि आप खाली 4 अभिक्रियाओं को देखकर ही बता दोगे कि भैया ये वाली रेडॉक्स है, बाकी रेडॉक्स नहीं है। इतना इजी कर देंगे इसको। उसके लिए बस आपको ध्यान रखना है बोर्ड पे, यहां देखो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगर मैं कहूं यहां पर कॉपर जिंक पर क्या आवेश है, तो शायद कुछ भी नहीं है। कॉपर में सल्फेट हटा दूं तो कॉपर पे क्या है, +2। जिंक में सल्फेट हटा दूं तो जिंक पर क्या है, +2, और कॉपर पर क्या है, 0। आप देखो क्या हुआ, जिंक से जब जिंक सल्फेट बना तो धन संयोजकता में वृद्धि हो रही है, और धन संयोजकता में वृद्धि क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। हो रहा है ऑक्सीकरण जिंक का, क्योंकि जिंक से जिंक +2 बन रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब ऑक्सीकरण। दूसरी तरफ कॉपर पे +2 है, आगे जाते जाते कॉपर पे 0 हो गया, यानी धन संयोजकता में कमी हो गई। धन संयोजकता में कमी हो गई मतलब यहां पर कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हो, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ और कॉपर का अपचयन हुआ। जैसे कोई और एग्जाम्पल बताइए सर, आइए एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए ये उदाहरण है, ये उदाहरण है भैया आपका Fe है Cl2 में, उसके साथ SnCl4 आ गया, SnCl4, SnCl4 से Fe ने क्लोरीन लिए और FeCl3 में बदल गया, और ये खुद जो है वो SnCl2 में बदल गया। आपसे पूछ लिया इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। कुछ भी मत करो, बस आप इसको आयनिक माध्यम में ले आओ, आपको आइडिया लग जाएगा। आयनिक माध्यम में कैसे, ये 2 क्लोरीन हटाऊंगा तो Fe पे +2 होगा, क्योंकि Cl पे -1 होता है। 4 हटाऊंगा तो यहाँ -4 होगा, फिर यहाँ पे 3 हटाऊंगा तो +3 होगा, और 2 हटाऊंगा तो यहाँ +2 होगा। अब देख लो किसमें धन संयोजकता बढ़ी और किसमें ऋण संयोजकता कम हुई। आप देख सकते हो आराम से, Fe+2 से +3 में गया, धन संयोजकता बढ़ी, धन संयोजकता बढ़ी, इसका मतलब ये क्या हो गया भैया, ऑक्सीकरण हो गया। और टिन से टिन Cl2 बना, यानी कि +4 से +2 में गया, +4 से +2, धन संयोजकता में कमी हो रही है, और धन संयोजकता में कमी को क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। इसका मतलब यहां पर अपचयन हो गया टिन का और ऑक्सीकरण हो गया Fe का। बोलो भैया बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, इज दैट क्लियर। आप पहचान लोगे, हालांकि मैं और इजी करूंगा, जब मैं पूरा ऑक्सीकरण अंक पढ़ा दूंगा तो मैं ये टॉपिक वापस उठाऊंगा कि देखो और अब पहचानो कि कौन सी रेडॉक्स है और कौन सी नहीं है। अभी तो ये मैंने सिंपल वे में बताया है परिभाषाओं के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, अपचयन किसको बोलते हैं, हमने पढ़ा। जैसे एग्जाम्पल एक और बता रहा हूं, देखना और सोचना भैया कि क्या ये अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना देखना है, क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है। XeF6 3H2 XeO3 प्लस, है ना, 3H2 XeO3 प्लस HF, आपको बताना है भैया 6HF।
किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है इस अभिक्रिया में। जिनोन के साथ 3 H2O जोड़े जिससे जिनोन ट्राइऑक्साइड बना, ऑक्सीजन जुड़ा, और साथ में H के साथ F जुड़ा या F के साथ H जुड़ा। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है, बताइएगा भैया। किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, अब बारी आपकी है, बताइएगा किस चीज का ऑक्सीकरण हुआ है और किस चीज का यहाँ पर अपचयन हुआ है। बताइए, अच्छे से देख के बताइए, ऑक्सीकरण किसका हुआ है और अपचयन किसका हुआ है। अभिक्रिया है XCF6, 3H2O जिनोन का हेक्साफ्लोराइड है, 3H2O जिनोन का ट्राइऑक्साइड बन रहा है, H और F बन रहा है। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ और अपचयन किसका हुआ, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। बताइए भैया, शो मी दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट ऑक्सीडेशन अकर्स और नॉट, किसका रिडक्शन या किसका ऑक्सीकरण हुआ है, बोलिए भैया। चलिए बताइएगा, ऑक्सीकरण अपचयन किसका हुआ। आओ बोर्ड पे ध्यान दो, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, विच रिएक्शन इज नॉट एन रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स नहीं है। आप देखिए इसको, अगर मैं फ्लोरीन हटाऊंगा, हमें पता है फ्लोरीन पे -1 होता है, तो जिनोन पे +6 आएगा, जिनोन पे +6 आएगा। और यहां पर ऑक्सीजन 3 हटाऊंगा तो भी जिनोन पे क्या आएगा, +6 तो आएगा। अरे ऑक्सीजन पे -2 होता है तो जिनोन पे +6 है, यहां पर फ्लोरीन पे -1 होता है तो जिनोन पे +6 है, +6 का +6 ही है, धनावेश बढ़ ही नहीं रहा है। देखो आप, फ्लोरीन पर क्या आवेश होता है, -1, H और F में भी फ्लोरीन क्या है, -1, -1 का -1 मतलब रेडॉक्स हुआ ही नहीं। ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, नॉट एन रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स है ही नहीं। क्यों, क्योंकि किसी के भी धन संयोजकता में वृद्धि नहीं हो रही, ऋण संयोजकता में कमी नहीं हो रही, इसका मतलब ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ऐसे सवाल आते हैं मीडिया एग्जाम में, और जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाऊंगा तो आप इसको देखते ही कह दोगे हटाओ इसको, ये रेडॉक्स नहीं है। ऐसे बात समझ में आ गई। अभी मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि फ्लोरीन 6 है, -6 हो गया तो जिनोन पे +6 हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन 3 × 2 6, ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है, तो इधर 6 है तो जिनोन पे भी +6 आ गया, मतलब ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ाते हैं, एक एग्जाम्पल और देता हूं, आप देख के बताइएगा भैया किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। बी क्लियर, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में हमने NaCl मिलाया, NaCl मिलाने पर AgCl बना और साथ में HNO3 बना। बता सकते हो भैया देखकर किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। गलत होगा, गलत से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। गलत होगा तो सही सीखोगे, जब गलत ही नहीं बोल पाओगे तो सही नहीं सीख पाओगे, सीधी सी बात। गलत होगा तो पता चलेगा कि सही कैसे करना है ना। तो ये एक रिएक्शन है, AgNO3 NaCl AgCl का श्वेत अवक्षेप होता है, आपको सबको पता होना चाहिए। श्वेत अवक्षेप बनता है AgCl का और साथ में HNO3 बन रहा है। तो बताइए क्या कि यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस HNO3, किस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। एनी गैसेस, कुछ भी। तो ध्यान दे भैया, ये अभिक्रिया भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। कैसे नहीं है सर बताओ, रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों नहीं है आप बताओ। NO3 पे क्या होता है, -1, Ag पे क्या हो गया, +1, Cl पे क्या होता है, -1, Ag पे क्या हो गया,
+1, किसी की संयोजकता Ag की बढ़ी नहीं है ना, संयोजकता Ag की बढ़ी नहीं, तो इसका मतलब हो गया रिडॉक्स नहीं है। Na+1 होता है, Cl-1 है, यहां पर भी NaNO3 आ जाएगा ना, HNO3 की जगह NaNO3 लिख देना। सोडियम नाइट्राइट NaNO3, NaNO3, तो यहां पर भी अगर आप देखो तो Na पर क्या है +1 और नाइट्रेट पर क्या होता है -1, मतलब किसी का ऑक्सीकरण अंक चेंज नहीं हुआ, तो हम कह देंगे नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो बस आपको इस तरह से चार्ज देखना है भैया, अगर चार्ज चेंज हो रहा हो तो रेडॉक्स है, अदरवाइज रेडॉक्स नहीं है। आई थिंक अब क्लास ओके है, रुक नहीं रही होगी, बीच में कोई हो गया होगा बफरिंग से, अभी कंटिन्यूअसली चल रही है भैया। हाँ हाँ, अभी आई थिंक कंटिन्यूअसली चल रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूं, आप बताना सोच के कि रेडॉक्स है या नहीं है, क्योंकि यही एग्जाम्पल आपको रिपीट एग्जाम में मिलेंगे, ध्यान रखना। जैसे आपने क्या किया, NaOH लिया, NaOH में आपने HCl मिला दिया, NaOH में HCl मिलते ही NaCl बन गया, और NaCl बनने के साथ वाटर बन गया H2O। बताइए इस अभिक्रिया में, स्क्रीन ब्लैक हो जा रही है, देखो भैया सही आई थिंक। अच्छा, टेलीग्राम पर जो भी हेड होना है एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दे, व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पे कुछ है जिनको शायद उनका टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन नहीं हो पाया है। क्लास ऑफ, क्लास कंटिन्यू रनिंग है भैया। आई थिंक क्लास इज रनिंग, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं इसको। विजिबल है भैया सब, कमेंट्स लगा दो ना एक बार। हाँ, एवरीथिंग इज ओके, चल रहा है क्लास। ओके ठीक है ठीक है, ओके। ये एक्चुअली ऐप की तरफ से ही होगा, हमारे तरफ से तो नेट स्पीड एकदम है ना, फुल स्पीड पे है नेट, तो हो सकता है ऐप अपडेट
अपडेट होते समय या कुछ उनका इश्यू होता होगा तो वो होगा, अदरवाइज यहाँ से तो बढ़िया आ रहा है नेट जो है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग क्लास को। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा था कि NaOH, HCl, NaCl और HOH यानी कि वाटर, क्या ये अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है? देखना एक बार, ये अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है? तो भैया ध्यान रखना, ये भी रेडॉक्स नहीं है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया रेडॉक्स नहीं होती है। Na प्लस OH माइनस, H प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, H प्लस OH माइनस। देखो आप, किसी का भी ऑक्सीकरण अंक जो है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, मतलब सबका ऑक्सीकरण अंक जो है वो सेम रह रहा है, तो हम कह देंगे ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? सर NO3 का माइनस है, ये -1 ही लिखा है मैंने, NO3 -1 सेम, तो ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी को। बोलो पहले तो ये बताओ, बी क्लियर, हाउ द रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी फाइंड, किस तरह से पता लगा सकते हैं अभिक्रिया रेडॉक्स होगी या नहीं होगी? तो आप ये देखना है कि भैया कि वहां पर अगर ऑक्सीकरण अंक, या हम यूं बोल दें अगर धन संयोजकता में वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और अगर धन संयोजकता में कमी हो रही है तो वहां पर अपचयन हो रहा है। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है सुनिएगा, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अंक। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन केमिस्ट्री, आपको एग्जाम में 100% यहां से सवाल मिलेगा। ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण नंबर, इसको मैं आगे से लिखूंगा ON। ON का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर, या OS, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ में आ गई? चलिए, ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? देखो एक सिंपल सी बात बताए, ऑक्सीकरण अंक क्या है कि किसी भी अणु में, कोई अणु है मान लो, उस अणु में किसी एक परमाणु पर कितना आवेश है, वास्तविक या काल्पनिक। किसी अणु में, जैसे H2O एक अणु है, इसमें ऑक्सीजन पर कितना आवेश है, वास्तविक या काल्पनिक, रियल या इमेजिनरी, वास्तविक या काल्पनिक आवेश जो होता है वो उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक का मतलब होता है ये, किसी अणु में, हालांकि आपको परिभाषा से कुछ खास लेना देना नहीं है, आपको तो यह निकालना आना चाहिए कि ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करते हैं बस। किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु पर, किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु पर वास्तविक, उपस्थित परमाणु पर वास्तविक, अणु पर वास्तविक या काल्पनिक आवेश जो होता है, वास्तविक या काल्पनिक आवेश, रियल या इमेजिनरी चार्ज, वास्तविक या काल्पनिक आवेश, रियल या इमेजिनरी चार्ज, उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। आवेश उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। करेक्ट, ऑक्सीडेशन अंक या ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। क्या परिभाषा बनी भैया? कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई अणु है, उसमें किसी परमाणु पर कितना आवेश है, चार्ज ऑन एटम इन अ मॉलिक्यूल, चार्ज ऑन एटम इन अ मॉलिक्यूल, कौन सा चार्ज? तो द इमेजिनरी और रियल चार्ज, द इमेजिनरी और रियल चार्ज ऑन अ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर, उससे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अंक। और ये ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के हमारे पास कुछ नियम होते हैं, वो नियम आपको ध्यान रखने हैं कि कैसे ऑक्सीकरण अंक ज्ञात होता है। कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, वो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, एक मुक्त परमाणु का, फ्री एटम है, मुक्त अकेला परमाणु है, एक फ्री एटम या मुक्त परमाणु का, या समद्विपरमाणुक अणु, होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, समद्विपरमाणुक अणु, समद्विपरमाणुक अणु मतलब होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। और तीसरा अपर रूप,
कोई एलोट्रॉप आ रहा है, अपर रूप है कोई, एलोट्रॉप समझते हो ना, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट अपर रूप होते हैं कार्बन के, या फॉस्फोरस का अपर रूप जैसे P4 होता है, सल्फर का S8 होता है। तो वैसे ही किसी मुक्त परमाणु, फ्री एटम, होमोडाइएटॉमिक, दोनों समान परमाणु है तो किसी पर कोई चार्ज नहीं आएगा। और अपर रूप अगर हुआ तो उसमें तत्व का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? 0 होता है। इन तीनों केस में ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। जैसे अगर आपको बोल दिया हीलियम का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? 0 होगा। आपको बोल दिया सोडियम का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? 0 होगा। अकेला पड़ा हुआ है, किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है। जब नहीं जुड़ता है तो अणु ही नहीं बनेगा, अणु ही नहीं बनेगा तो ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? 0। या फिर समद्वि परमाणु अणु, जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? 0। O2 का क्या होगा? 0। N2 का क्या होगा? 0। हेलोजन का क्या होगा? 0। दोनों परमाणु समान है तो किसी पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। या कार्बन का, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? या जैसे डायमंड है, डायमंड में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? ग्रेफाइट, डायमंड, इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? तो हम कह देंगे क्या होगा? 0। ऑक्सीकरण अंक 0 होता है अगर वो समद्वि परमाणु अणु है, या वो एक मुक्त परमाणु है, फ्री एटम है, और या फिर वो एक अपर रूप है तो ऑक्सीडेशन नंबर। इन रूल्स को आपको डिटेल में लिखना भी नहीं है, ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये रूल्स नहीं पूछेंगे आपको ये रूल्स अप्लाई करके ऑक्सीकरण अंक किसी चीज का निकालना पड़ेगा, वो आपसे पूछेंगे एग्जाम में। तो ये आपकी नॉलेज के लिए आपको दिमाग में रखने, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2, अगर दो परमाणुओं के बीच में, ध्यान दीजिएगा भैया बोर्ड पे, मान लीजिए विद्युत ऋणता ए और बी में ए की विद्युत ऋणता बी की विद्युत ऋणता से ज्यादा है, और इन दो परमाणुओं के बीच में बंध बना हुआ है, ए सिंगल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी, और ए ट्रिपल बॉन्ड बी। तो कितना कितना ऑक्सीकरण अंक होगा ए और बी का? तो ध्यान रखना भैया, ऑलवेज कीप इन माइंड, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है उस पर माइनस में आवेश आएगा, और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उस पर प्लस में आवेश आएगा। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है उस पर माइनस, और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उस पर प्लस पर आवेश आएगा। जैसे ए और बी है, तो ए और बी में ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ए पर जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है उस पर आएगा -1, और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उस पर आएगा +1। जिसकी विद्युत, जैसे दो बॉन्ड तोड़े, ये दो बंध तोड़े एक साथ, तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है उस पर आ जाएगा -2, और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उस पर आ जाएगा +2। अधिक विद्युत ऋणता वाले पे माइनस और कम विद्युत ऋणता वाले पे प्लस। जैसे ए ट्रिपल बॉन्ड बी है, हमें पता है ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ए पर -3 और बी पर आ जाएगा +3। बोलो भैया, ये बात क्लियर हुई? अधिक विद्युत ऋणता वाले पे हमेशा माइनस चार्ज जाता है, कम विद्युत ऋणता वाले पे हमेशा प्लस चार्ज जाता है। और देखो, अगर मान लो दो परमाणुओं के बीच में, ये बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना भैया। अगर मान लो दो परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध है? उपसहसंयोजक बंध है। ए और बी के बीच में उपसहसंयोजक बंध है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो ध्यान से सुनना। अगर दो परमाणुओं के बीच में उपसहसंयोजक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और उसमें भी एक कंडीशन है कि जो दाता परमाणु है, देने वाला परमाणु, उपसहसंयोजक बंध कैसे बनता है? एक अपना लोन पेयर जो है वो दूसरे को क्या करता है? दान करता है। एक अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे को देता है, उससे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसमें मान लीजिए ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है बी से। तो ध्यान रखना भैया, जब भी दाता परमाणु देने वाले परमाणु की विद्युत ऋणता ग्रहण करने वाले से ज्यादा हो, तब यहां पर जब बंध टूटेगा कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा, 0 0। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर दाता परमाणु, देने वाले परमाणु, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु की विद्युत ऋणता लेने वाले से ज्यादा है तो किसी पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। ये बात समझ में आई आपको? दूसरा, अगर मान लो ऐसा ही उपसहसंयोजक बंध एक और है, और इस बार विद्युत ऋणता ए की कम है और विद्युत ऋणता बी की ज्यादा है। मतलब देने वाले परमाणु, दाता परमाणु की विद्युत ऋणता कम है और ग्राही परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तब मैं इस बंध को तोड़ूंगा
तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है उस पर +2 और जो ले रहा है उस पर -2 चार्ज आएगा। बोलो, अच्छे से देख लो, कोई डाउट हो वापस पूछ लो बेटा। बोलो भैया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? अगर एकल बंध हो सहसंयोजक सिंगल बॉन्ड तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उस पर +1, जिसकी कम उस पर -1। डबल बॉन्ड हो तो +2 -2, ट्रिपल बॉन्ड हो तो +3 -3। उप सहसंयोजक बंध है, देने वाले परमाणु की विद्युत ऋणता ग्रहण करने वाले से ज्यादा है तो देने वाले और ग्रहण करने वाले पे कुछ भी आवेश नहीं आएगा, 0 होगा ऑक्सीकरण अंक। लेकिन अगर देने वाले परमाणु की विद्युत ऋणता कम है और लेने वाले परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा है, एक्सेप्टर की ज्यादा है डोनर से, तो फिर बॉन्ड तोड़ते वक्त डोनर पे आएगा +2 और एक्सेप्टर पे आएगा -2 चार्ज। बोलो क्लियर? आगे बढ़ाते हैं पॉइंट नंबर 3। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ये है N, ये है N, ये है डबल बॉन्ड C और ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू C। आपको बोल दिया भैया यहाँ नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का कार्बन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। तो देखो ये बॉन्ड मैंने तोड़ा, बताइएगा किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, बताइएगा। हाइड्रोजन की ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है? सर नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया -1, हाइड्रोजन पे क्या आ गया +1। पहली बात तो ये। अब इधर आ जाओ, इधर हमने 2 बॉन्ड तोड़े, कौन से? जो नीचे दे रखे हैं, सहसंयोजक बंध। ये 2 बंध सहसंयोजक बंध है, इन 2 को तोड़ा तो किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? नाइट्रोजन कार्बन की। सर नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो नाइट्रोजन पे -2 और कार्बन पे +2। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उस पर माइनस और जिस पर कम होती है उस पर प्लस चार्ज आता है। तो ये आ गया -2, ये आ गया +2। अब ये आया देखो उप सहसंयोजक बंध। इसमें नाइट्रोजन और कार्बन में हमें पता है दाता परमाणु नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ग्राही परमाणु कार्बन से ज्यादा है। जब देने वाले परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा हो तो इस बंध को तोड़ने पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा, 0 चार्ज होगा। इसका मतलब हम कह देंगे कि नाइट्रोजन पर कुल आवेश कितना आ गया -3 और कार्बन पर कुल आवेश कितना आ गया +2। इसका मतलब HCN में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -3 और कार्बन का ऑक्सीकरण अंक +2 है। बोलो भैया बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, उप सहसंयोजक बंध वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, विद्युत ऋणता की बराबरी देखनी है, कहां पर विद्युत ऋणता बराबर है या नहीं है। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उस पर माइनस, जिसकी कम उस पर प्लस। अगर उप सहसंयोजक बंध है तो दाता परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा हुई तो 0 और ग्राही परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा हुई तो -2 और +2 और -2 चार्ज क्रिएट होगा। हो रहा है। अगला आते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 3। जो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट होते हैं क्षारीय धातु, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ग्रुप के तत्व, पहले वर्ग के तत्व, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं क्षारीय धातु तत्व, उनका ऑक्सीकरण अंक हमेशा आपको क्या लेना है? +1 लेना है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जब ये किसी से जुड़े हुए हों तो इनका ऑक्सीकरण अंक आप क्या लेंगे? +1 लेंगे। लास्ट वाला एग्जाम्पल फिर से बता दीजिए, लास्ट वाला एग्जाम्पल एक बार फिर देख लीजिए। HN ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, 2 बॉन्ड है और एक उप सहसंयोजक बंध है। तो हमने हाइड्रोजन को हटाया तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन पे आ गया -1 और हाइड्रोजन पे आ गया +1। फिर इधर हमने ये 2 बॉन्ड तोड़े, नाइट्रोजन कार्बन, किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन पे आ गया -2 और कार्बन पे आ गया +2। अब ये जो ऊपर बंध दिख रहा है आपको, ये मैं यहां बना के बताता हूं कि देखिएगा, ये ऊपर वाला बंध ये है। ये अगर इस बंध को मैं तोड़ूंगा तो इस पे 0 और इस पे 0 आएगा आवेश। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन दाता परमाणु है, डोनर है और उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है किससे? कार्बन, ग्राही से। जब दाता परमाणु की विद्युत ऋणता ग्राही परमाणु से ज्यादा हो, दाता परमाणु की विद्युत ऋणता ग्राही से ज्यादा हो तो कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा दोनों में से किसी पर भी, 0 चार्ज होगा। इसीलिए मैंने यहां लिख दिया 0। तो कुल आवेश कितना हो गया? -3 और कुल आवेश कितना हो गया? +2। इस तरह से ऑक्सीकरण अंक हम निकालते हैं। और उसके अलावा ये रूल्स याद रखने, रूल्स ध्यान होंगे, ऑक्सीकरण अंक निकलता जाएगा आपका। पॉइंट नंबर 4, अगर मान लो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, द्वितीय वर्ग के तत्व है,
सेकंड ग्रुप एलिमेंट, द्वितीय वर्ग के तत्व, तो उनका ऑक्सीकरण अंक हमेशा ध्यान रखना, सेकंड ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, +2 होता है। कितना होता है, +2 होता है। सेकंड ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीकरण अंक +2 होता है। ऑर्गेनिक किस चैप्टर के बाद स्टार्ट होगी, अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। स्टार्ट तो मैं इस चैप्टर के बाद ही कर दूंगा, है ना, स्टार्ट तो इस चैप्टर के बाद ही कर दूंगा, लेकिन जो रिदम चल रही है उस रिदम से एक बार चलने देते हैं। थोड़ा कुछ फिजिकल का हो जाए, कुछ ना आपका रासायनिक साम्य वाम्य हो जाए, कुछ केमिकल काइनेटिक्स का पोर्शन हो जाए, है ना, उसके बाद हम कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सेकंड ग्रुप एलिमेंट ऑक्सीकरण अंक जो होगा वो होगा +2। सेकंड ग्रुप में कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है और बेरियम। और मेरा एक और भी मानना है भैया कि आपको अगर लास्ट में, क्योंकि एग्जाम डेट आपकी क्लियर है, और आप अगर लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ज्यादा बेटर तरीका है कि वो आपको अच्छे से याद रहेगी एग्जाम टाइम तक। अगर अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो हो सकता है कि इन 2 महीनों में आप उसको ज्यादातर भूल सकते हो, अगर रेगुलर नहीं पढ़ा तो। लेकिन जब लास्ट में पढ़ोगे और एकदम फ्रेशली पढ़ोगे तो चीजें आपके दिमाग में रहेगी, आपको याद रहेगी, नेम रिएक्शंस वगैरह सब कुछ, है ना, कि ये नेम रिएक्शन ये है, तो वो ज्यादा बेटर है कि लास्ट में उसको पढ़ो ताकि वो चीजें याद रहे। और ये तो फिर एक बार फॉर्मूले वगैरह याद होने के साथ तो याद हो ही जाती है इनऑर्गेनिक तो, है ना। हाँ, आ जाइए, ग्रुप आ गया 4th, नेक्स्ट आओ 5th पॉइंट पे। और किसका देखना है सर, हाइड्रोजन का देख लो। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक ध्यान रखना +1 लेना है। क्या लेना है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक आपको हमेशा +1 लेना है, हमेशा नहीं कहूंगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 लेना है, बिल्कुल 0 हो बिल्कुल हीरो बनाएंगे, ये गारंटी है। बस आप उसको पढ़ लेना ऑर्गेनिक में, ठीक है, जो बताऊं जो पढ़ाऊं वो पढ़ लेना, ये गारंटी है कि उसमें आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो नेम रिएक्शन का हो, चाहे वो जीओसी का हो, या चाहे वो कोई पर्टिकुलर कंपाउंड्स का हो। बस पढ़ लेना उसको, आइसोमेरिज्म जो भी हो सब कुछ क्लियर होगा, बस पढ़ते रहना उसको, और उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर मिलाना। ऑर्गेनिक में यही होता है। इनऑर्गेनिक फिजिकल में फिर भी आपने फॉर्मूले वॉर्मूले याद कर लिया, आपने प्रैक्टिस नहीं भी की तो एग्जाम टाइम में क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को मिलाना पड़ेगा। आपको जो मैंने पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे उन क्वेश्चंस के अंदर, ताकि आपको और डिटेल में थोड़ी नॉलेज मिलेगी कि कैसे एप्लीकेशन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलिए, हाइड्रोजन का एक और बात ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड में, अगर हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, यदि हाइड्रोजन हाइड्रोजन धातु से जुड़ा है, ध्यान देना भैया, बोर्ड पे इंपोर्टेंट पॉइंट है, धातु से जुड़ा है, मेटल हाइड्राइड है, उस समय इसका ऑक्सीकरण अंक हम -1 लेते हैं। क्या लेते हैं, -1 लेते हैं, ध्यान रखना। अगर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, अगर ये धातु के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका ऑक्सीकरण अंक -1 लेना है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मेटल के साथ, धातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो ऑक्सीकरण अंक -1 लिया जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 आता है हेलोजेंस का, और हेलोजेंस का ऑक्सीकरण अंक फिक्स्ड होता है, -1 लेना होता है। क्या लेना होता है, -1 लेना होता है। तो पॉइंट आ गया कि हेलोजन का क्या लेना है, तो ध्यान रखना भैया, हेलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन का ऑक्सीकरण अंक हमेशा -1 लेना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका ऑक्सीकरण अंक हम क्या लेते हैं, -1 लेते हैं। बोलो भैया, बात समझ में आ गई, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 आ जाओ, लास्ट, सेकंड लास्ट पॉइंट, ऑक्सीजन के बारे में। यहाँ ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन ही है, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 अलग अलग ऑक्सीकरण अंक होते हैं। आपको कौन सा लेना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बोर्ड पे देखिएगा। ऑक्सीजन 3 रूप में पाई जाती है, या तो ऑक्सीजन होती है O-2 के रूप में, ज्यादातर यही होगा 90%, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। तो ज्यादातर नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में होती है, और ऑक्साइड के रूप में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो होता है -2। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादातर आपको इसी रूप में मिलेगी, ऑक्साइड के रूप में। दूसरा, ऑक्सीजन कभी कभी O2-2 के रूप में भी मिलता है। किस रूप में,
O2-2, ध्यान रखना O2-2 को बोलते हैं पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड। O2-2 इज पर ऑक्साइड। और जब पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन होगा तो उसका ऑक्सीकरण अंक होगा -1। क्या लेना है आपको? -1। कुछ फिक्स्ड बातें ये। ऑक्सीजन जैसे ये 2 ऑक्सीजन है, उन पर -2 है, इसका मतलब हर एक ऑक्सीजन पर कितना आ गया? -1 आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीकरण अंक क्या लेना है? -1 लेना है। तीसरी बात, एक और ऑक्सीजन होती है जिसको बोलते हैं O2-1, पता है आपको? O2-1 इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड के अंदर O2-1 का मतलब होता है सुपर ऑक्साइड, मतलब एक 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है सुपर ऑक्साइड। तो 2 ऑक्सीजन पे -1 यानी एक ऑक्सीजन को आधा ही मिला भैया। 2 ऑक्सीजन पे -1 है मतलब एक ऑक्सीजन को आधा ही मिला। तो इसका मतलब सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -½ होता है। एग्जाम में सवाल आएगा, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -½ है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2। एग्जाम्पल बताऊं आपको? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड होता है KO2, पोटेशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड। सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड Na2O2। और लिथियम मैग्नीशियम वाले जो होते हैं नॉर्मली ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ गई? तो ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्साइड के रूप में ज्यादातर 90% यही होगा। ये पर ऑक्साइड के रूप में कहीं कहीं होता है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे और कौन कौन से उदाहरण याद रखने आपको पर ऑक्साइडेड वाले। सुपर ऑक्साइड में एक ही याद रख लेना बहुत है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1/2 निम्न में से किसमें होगा? आंसर होगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक। आगे बढ़ाते हैं, एक और 2 रूल और है वो आप देख लो 7, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको पढ़ा दूंगा। एग्जाम पॉइंट नंबर 8 ध्यान रखना भैया, किसी भी आयन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? तो याद रखना किसी भी आयन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? आयन का ऑक्सीकरण अंक होता है उस आयन पर उपस्थित आवेश, चार्ज। किसी भी आयन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? उस पर उपस्थित आवेश। जैसे सल्फेट का ऑक्सीकरण अंक क्या है? तो सल्फेट पर चार्ज क्या है ये देखो, सल्फेट पर -2 है, ऑक्सीकरण अंक -2 हो गया। कार्बोनेट का चार्ज क्या होगा? कार्बोनेट का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? -2 हो गया। नाइट्रेट का क्या होगा? NO3 पे -1 होता है, ऑक्सीकरण अंक -1 हो गया। ऑक्सिलेट C2O4, ऑक्सिलेट पे -2 होता है, -2 हो गया। साइनाइड पे -1 होता है, ऑक्सीकरण अंक -1 हो गया। बात समझ में आ गई आपको? अमोनियम, अमोनियम पूरे का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? +1 आता है, तो अमोनियम का ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया? +1। मतलब किसी आयन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? उस आयन पर उपस्थित कुल आवेश ही उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। क्लियर? और आगे बढ़ाते हैं, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। फिर हम कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, एग्जाम में ऐसे सवाल आएगा, निम्न में किसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +4 है? निम्न में से किसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +6 है ना? निम्न में से कौन सा, किसमें ऑक्सीकरण अंक सही नहीं लिखा हुआ है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सीकरण अंक और यौगिक दे दिया, सही सुमेलित नहीं है। तो आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं, और वो क्या है? संपूर्ण पूरे अणु का, किसी भी अणु का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? तो ध्यान रखना भैया, अणु का ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। किसी भी अणु का कुल ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? 0 होगा। NO का +1 लिया जाता है, +1। आगे एग्जाम्पल आएंगे तब बताऊंगा ना, ब्राउन रिंग टेस्ट आएगा एक, उसमें बताऊंगा NO का +1 लिया जाता है ना। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो लेते हैं, NO उसका +1 लिया जाता है। क्या ध्यान रखोगे? अणु का ऑक्सीकरण अंक, अरे ऑक्सीकरण अंक तो परमाणु का होता है, अणु का थोड़ी होता है। आपको बोल दिया H2O का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? 0 होगा। आपको बोल दिया अमोनिया का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? 0। ऑक्सीकरण अंक सिर्फ परमाणु का होता है, अणु का नहीं होता। किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु पर आवेश ऑक्सीकरण, तो पूरे अणु का क्या हो गया? 0 हो गया। तो अणु का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, जैसे H2O NH3। आपको देखो बोल दिया पूरे H2SO4 का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? क्या कहोगे आप? 0 होगा सर।
H2SO4 का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? तो H2SO4 का ऑक्सीकरण अंक 0। पूरे अणु का कोई ऑक्सीकरण अंक नहीं होता, हमेशा पूरे अणु का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? 0 होता है। बोलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई? ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, आगे मैं जो पढ़ाऊंगा वो इन पॉइंट्स पे बेस्ड है। फिर से पढ़ लो आप एक बार अच्छे से। किसी मुक्त परमाणु, समद्विपरमाणु अणु या अपर रूप का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। सिंगल बॉन्ड हो, अधिक विद्युत ऋणता वाले पे +-1, कम विद्युत ऋणता वाले पे +1। डबल बॉन्ड हो, अधिक विद्युत ऋणता वाले पे -2, कम विद्युत ऋणता वाले पे +2। ट्रिपल बॉन्ड हो, अधिक विद्युत ऋणता वाले पे -3, कम विद्युत ऋणता वाले पे +3। उपसंयोजक बंध हो, दाता परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो 0-0, ग्राही की ज्यादा है तो -2 दाता पे और ग्राही पे +2। उसके अलावा ये जो नियम है वो नियम आपको याद रखने हैं ऑक्सीकरण अंक के। अब जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण अंक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कैसे ज्ञात करना है मैं वो बता रहा हूं आपको। जैसे आपको बोल दिया CO2, पहले मैं 2-3 सिखा दूं आपको, फिर बाकी वाले आप लोग करना। जैसे H2O या जैसे NH3, ये 3 उदाहरण है और आपको स्टार लगा के दे दिया। CO2 में, H2O में ऑक्सीजन का, NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? सर स्लाइड एक बार रिपीट कर दीजिए। बाद रिपीट कर चुका हूं मैं, फिर भी एक बार आप पढ़िएगा, उसको याद ही रखना है इनको, है ना? हाँ, मैं अभी एक बार फिर से रिपीट भी कर दूंगा। CO2, H2O, NH3 का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? जिन पर स्टार मार्क किया है, जिन पर स्टार लगा हुआ है, उनका हमें ऑक्सीकरण अंक देखना है। तो आइए भैया कैसे करना है, मैं 3 उदाहरण मैं बता रहा हूं, फिर 4-5 आपको दूंगा, वो आप करिएगा और मुझे सही आंसर बताइएगा, ठीक है? फिर अपन नेक्स्ट टर्न पे उसको और आगे स्पेशल केसेस पढ़ेंगे और एप्लीकेशन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अंक का, उन अनुप्रयोग क्या है, उपयोग क्या है। चलिए, कार्बन का देखो, जिसका निकालना होता है उसको X मान लो, C का निकालना है, C का X। अब ऑक्सीजन, अभी कहीं पर भी परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड में नहीं उलझना है आपको। अभी सब जगह ऑक्सीजन को क्या लेना है? सब जगह ऑक्सीजन को आपको ऑक्साइड ही लेना है। मैं बताऊंगा आपको परऑक्साइड कब लेना है और कब नहीं लेना है। तो अभी सब जगह पे आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक जो है वो -2 लेना है। 2 ऑक्सीजन है, कितना हो गया? -4 बराबर 0, X बराबर कितना आ गया? +4। समझ में आ गई बात? 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का क्या हो गया? -2, 2 ऑक्सीजन का -4, तो ये हो गया बराबर 0, X बराबर आ गया +4। इसी तरह से H2O का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या लेना है? +2, ऑक्सीजन का हो गया +X बराबर 0, तो X बराबर आ जाएगा -2। ये -2 ऑक्सीकरण अंक हो गया किसका? ऑक्सीकरण अंक हो गया ऑक्सीजन का H2O में। अमोनिया, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? X, हाइड्रोजन का होता है +1, तो +3 बराबर 0, तो X बराबर आ जाएगा -3। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -3 है। बस इतना सिंपल है। आप देखते ही, अभी तो आप करोगे इसको, बाद में आप देखते ही कह दोगे सर ये +7 है, सर ये +6 है, ये +5 है, ये +3 है, ये +2 है, -3 है, देखते ही पता चल जाएगा। इतना ईजी है। हाँ, ऑक्सीजन का -2 होगा, नाइट्रोजन का -3 होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, इनके ऑक्सीकरण अंक आप ज्ञात करना। जैसे सबसे पहला है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट में मैंगनीज का ऑक्सीकरण अंक निकालना है हमें। किसका? Mn का, मैंगनीज का ऑक्सीकरण अंक। दूसरा है K2Cr2O7, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? तीसरा है हमारे पास, तीसरा उदाहरण और कुछ लेते हैं हम, जैसे कि K2HgI4, K2HgI4 में मरकरी का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 4 है Fe2O3, Fe2O3 में Fe का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 5 है HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? और एग्जाम्पल नंबर 6 है, जो कि आज का लास्ट उदाहरण होगा भैया, वो होगा H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? करिएगा स्टार्ट और एक बार आप खुद चेक करिए, क्लियर योर कॉन्सेप्ट दैट कि सही है या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक निकालना है। X जिसका नहीं है ज्ञात उसका X कंसीडर करना है
और फिर उसको आगे जो है कंटिन्यू करना है। तो पहला उदाहरण है MnO4 KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। दूसरा है K2Cr2O7 में क्रोमियम का क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया आकाश जी, +7 +6 गुड। Fe2O3 क्रोमियम का +6 होगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं आप लोग, और डाउट लगे वापस पूछ लेना। यहाँ देखिए बोर्ड पे Mn हो गया आपका +1 है ना, के सॉरी सबसे पहले आ गया पोटेशियम। पोटेशियम का हमें पता है क्षारीय धातु है तो 1 हो जाएगा ऑक्सीकरण अंक। मैंगनीज का क्या हो गया, x निकालना है। ऑक्सीजन का 1 का -2, 4 का -8। जहां नहीं समझ में आए बिंदास होके वापस पूछ लेना, मैं रिपीट कर दूंगा एग्जाम्पल को, बस समझ में आना चाहिए। यहाँ पर Mn का +7 है। K2Cr2O7 में क्रोमियम का क्या होगा, तो 2 पोटेशियम है तो +2 हो गया। 2 क्रोमियम है भैया, 1 था तो x बोला, 2 होगा तो क्या बोल देंगे 2x। 7 ऑक्सीजन है तो -14 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर 12 आ जाएगा भैया, और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा +6। डाउट हो वहां पे वापस पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है K2HgI4। K2 ब्रैकेट में Hg और I4 में मरकरी का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। तो मरकरी का ऑक्सीकरण अंक इसका निकालना है। पोटेशियम हो गया +2, पोटेशियम हो गया +2। देखो गुणा नहीं करना है कहीं पर भी, ये भले ब्रैकेट लगाओ, ये मैथ्स नहीं है। ब्रैकेट लगाए तो ऐसे नहीं बाहर 2 से अंदर गुणा कर लिया, गुणा नहीं करना है, आपको सबको जोड़ना है। मरकरी कितना हो गया x, आयोडीन हेलोजन है, हेलोजन का -4 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर कितना आ गया भैया, x बराबर आ गया +2। इसका नाम ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं नेस्लर अभिकर्मक। तो भैया पूछ सकते हैं नेस्लर रिएजेंट, क्या पूछ सकते हैं, नेस्लर रिएजेंट में मरकरी का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। तो नेस्लर अभिकर्मक में मरकरी का ऑक्सीकरण अंक होगा +2 +2। Fe2O3 आयरन 2 है तो 2x हो गया, ऑक्सीजन -6 3 है बराबर 0, x बराबर आ गया +3, यानी कि यहां पर Fe का ऑक्सीकरण अंक +3 है। गुड, वेरी गुड। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का क्या होगा, तो हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का x हो गया, ऑक्सीजन का -6 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा यहां से +5, x बराबर आ जाएगा +5, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +5 है। कोई डाउट लगे बिंदास वापस पूछ लेना। आज की क्लास वापस एक बार आप देखना, अच्छे से नोट्स बनाना, नहीं समझ में आए तो एक बार वापस फिर से मुझे कल पूछना। लास्ट देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का +2 हो गया, सल्फर का हो गया x और ऑक्सीजन का हो गया -8, -8 बराबर 0। 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन का हो गया -8 बराबर 0, तो x बराबर आ गया +6, है ना। एक ऑक्सीजन का -2 तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर +6, मतलब H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक जो है वो +6 होगा, +6 होगा। ये होती है भैया ऑक्सीकरण अंक की एक सिंपल कहानी के कैसे हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। ये वो उदाहरण है जिनमें अभी तक कोई है ना कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है। मैंने आपको सिंपल एक सिखाने के हिसाब से ये नंबर लिखे हैं भैया, ये एग्जाम्पल दिए। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब मैं आपको और बताऊंगा कि और नए नए एग्जाम्पल कैसे होते हैं, किस तरह से हम ऑक्सीकरण अंकों को ज्ञात करते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करेंगे, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।